आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की बैठक में चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। आरजी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से होगी पूछताछ। नर्स और पीड़िता के साथी डॉक्टर्स को पुलिस का सम्मान। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहरा सकेंगी आतिशी, सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग खारिज। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में दिल्ली से केरल तक डॉक्टर्स आज भी हड़ताल पर। यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में आ सकती है दरार, कांग्रेस के एक दावे ने बढ़ाई सपा की मुश्किलें। बदले की आग में जल रहे क्या ईरान ने चुन लिया इजराइल पर हमले का वक्त। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस बोले, अल्पसंख्यकों की आवाज का सम्मान करे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 4 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दलित और आदिवासी वोटरों पर विशेष ध्यान देने के लिए रणनीति बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और राज्य प्रभारी शामिल हुए। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी और एसटी समुदाय के मतदाताओं को साधने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए एससी एसटी के आरक्षण में कोटा देने वाले फैसले पर चर्चा भी हुई। कांग्रेस इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ उठाने के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की कोशिश की। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने इसको लेकर पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर के हक में नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि ये मुद्दा दलित और आदिवासी मतदाताओं के बीच व्यापक समर्थन जुटाने में सहायक हो सकता है। पार्टी अब मोदी सरकार पर इस मामले को लेकर निशाना साधने की रणनीति बना रही है। हालांकि बीते दिनों ही पीएम मोदी ने आंतरिक तौर पर साफ कर दिया है कि वो क्रीमी लेयर वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं लागू करेंगे। दूसरी ओर इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को लगातार घेरा है और बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने तक के आरोप भी लगा दिए हैं। आखिर दक्षिण भारत के कांग्रेसी राज्य उप वर्गीकरण के हक में राय दे चुके हैं, तो अखिलेश जैसे सहयोगी आरक्षण को जस का तस रहने देने के हक में है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण बैठक के नतीजों का असर आने वाले दिनों में सियासत में बड़ी भूमिका अदा करेगा। कांग्रेस एससी एसटी विभाग के चेयरमैन राजेश लिठौरिया ने कहा है कि बैठक अहम है। क्रीमी लेयर पर हमारी राय साफ है, बाकी जातिगत जनगणना की मांग हमारी है, जिससे जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा की हत्या और कथित यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने आज पूछताछ के लिए जिन लोगों को बुलाया है, उसमें 4 जूनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन डॉक्टरों ने मृतक के साथ खाना खाया था वे आरोपी नहीं है, लेकिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये चीफ मिनिस्टर ममता जी पूरा राज धर्म का पालन कर रहा है। एक दीदी जैसा, बंगाल का माँ जैसा वो एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो लड़की का मौत हुआ है, जो डॉक्टर ममता बनर्जी खुद भी बहुत बहुत दुखी है ऐसे इंसिडेंट से। देखिए, पहले जब सीपीएम रिजिम था, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट कोचबिहार से लेकर धामतला, बामतला, सिंगूर, नंदीग्राम वो होता था। वो भाजपा का उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, गुजरात, बिल्किस, एमपी, मणिपुर, वो एक के बाद एक है। लेकिन बंगाल में ये नहीं होना चाहिए, तो हुआ। ये सोशल क्राइम है। तो ममता जी पहले दिन ही बता दिया था, अगर जरूरत हो तो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा। पुलिस पूरा कोशिश करेगा एक्शन लेने का। 24 आवर्स, 24 घंटे के पहले वो अरेस्ट कर लिया है एक एक्यूज्ड को। और ममता जी ये भी कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा और प्रेयर होगा फांसी का सजा का। तो इसके बाद भी अगर किसी ने वो सीबीआई का डिमांड किया, उसका फैमिली का अगर सोच है, तो ममता जी का, गवर्नमेंट का कोई एतराज नहीं है। ममता जी ये संडे तक पुलिस अच्छा काम कर रहा है। पुलिस एक 24 घंटे के अंदर अरेस्ट भी किया। तो इसीलिए पुलिस को थोड़ा बहुत टाइम देते हुए संडे तक अगर कंक्लूजन नहीं हुआ तो ममता जी कह दिया है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया।
एनसीपी एससीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बेहद ही विद्वान नेता हैं और वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके देश में विभिन्न समुदायों के बीच कोई टकराव नहीं हो। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के बेदखल होने के बाद से वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने जन विद्रोह का रूप ले लिया, जिसके बाद हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देश में अशांति की स्थिति के बीच हिंदुओं के खिलाफ अपराध और उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचा जाने की बड़ी खबरें सामने आई हैं। अर्थशास्त्री यूनुस ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। ये पद प्रधानमंत्री के समकक्ष है। पवार ने पुणे में पत्रकारों से कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक यूनुस बेहद विद्वान व्यक्ति हैं और वो विभिन्न समुदायों एवं विभिन्न भाषाई समूह के बीच टकराव पैदा करने का काम कभी नहीं करेंगे। बांग्लादेश के लिए संतुलित रुख अपनाना जरूरी है और ऐसा लगता है कि वहाँ स्थिति में सुधार होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश की स्थिति सुधारने में मदद करने के लिए उसे सहयोग करेगी। पवार ने यह भी कहा है कि यूनुस कई साल पहले पुणे भी आए थे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा और ट्रेनी डॉक्टर की हत्या पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि देश भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम उनकी सभी की निंदा करते हैं। हमें विश्वास है कि ममता बनर्जी जल्द ही कार्रवाई करेंगी और परिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलना चाहिए। देश में ऐसी बहुत सी घटना होती है, उसका खंडन हम सब करते हैं। ममता बनर्जी जी एक बहुत संवेदनशील नेता है और हम सबका विश्वास है कि वो जल्द एक्शन लेके उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उस फैमिली को न्याय मिले। हम हमारी बच्ची को बचा नहीं पाए इस हरकत से, लेकिन आगे यह ना हो इसके लिए हम सब ने संवेदनशीलता से आगे इसमें ध्यान देना चाहिए। जो सरकार में लोग हैं देश में हर जगह, इस सब में सिक्योरिटी महिलाओं की कैसी बढ़े, इसके सब के लिए हम सब ने काम। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर विवाद कम होने के बजाय और भी बढ़ गया है। दिल्ली सरकार के विभाग ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मंत्री के निर्देश को लागू करने से मना कर दिया है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री गोपाल राय को इस बाबत चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस मामले को ऊपरी स्तर पर संज्ञान में लाया गया है और फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी टुच्ची पॉलिटिक्स हो रही है, और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबड़ता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते, भाई कहाँ है। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को, एक डीजी ऑफिस में फ़ोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है, भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं, सुकेश जो भी नाम है उनका पूरा। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हिंडनबर्ग की नई रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने देश के पीएम को इस मामले में निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी बेनामी कंपनी में सेबी प्रमुख के निवेश की जांच जेपीसी से कराओ, वरना लोग गलत समझेंगे।
संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि मोदी जी की ईमानदारी देखिए, उन्होंने उस माधवी बुच को सेबी प्रमुख बनाया जो बरमूडा और मॉरिशस के बेनामी फंड में निवेश करती है। बेनामी मतलब ऐसी कंपनियां जिसके ना तो कर्मचारी का पता है ना ही आय के स्रोत का, लेकिन वो कंपनियां भारत में अडानी की कंपनी में हजारों करोड़ रुपए लगाकर फर्जी तरीके से शेयर का दाम बढ़ाती हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि इसी घोटाले की जांच सेबी प्रमुख को करनी थी। इसी बेनामी फंड में खुद उनका निवेश है। मोदी जी जेपीसी से जांच कराओ वरना लोग समझेंगे चौकीदार ही चोर है। 2 दिन पहले संजय सिंह ने इस मामले पर कहा था कि हिंडनबर्ग खुलासे की भनक मोदी सरकार को लग गई थी। यही वजह है कि 3 दिन पहले पीएम मोदी ने संसद का सत्र समाप्त कर दिया। मोदी सरकार सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी है। अपने पूंजीपति दोस्त को बचाने के लिए पीएम मोदी ने उसी सेबी अध्यक्ष से जांच कराई जिसने घोटाला किया। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर के डॉक्टर्स आज भी हड़ताल पर हैं। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित कर रखी हैं। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के डॉक्टर्स में भारी रोष है। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए अस्पतालों में वैकल्पिक तैयारियां की गई थी ताकि मरीजों को इलाज के लिए किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। देखिए, ऐसा आमजन को लग सकता है कि डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं तो उससे काफ़ी मरीजों का नुकसान हो रहा है और उनको लगेगा कि ये निर्मम हम काम कर रहे हैं। बट मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि घटना जो है वो 8 अगस्त की है और जो देश भर में स्ट्राइक हुई है वो 12 अगस्त तक नहीं हुई है। 4 दिन का समय इतनी बड़ी घटना के लिए किसी भी सरकार के लिए काफ़ी होता है कि असली मुजरिमों को पकड़ा जाए। लेकिन वहाँ पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि क्योंकि जो रूलिंग सरकार है उसका इन्वॉल्वमेंट है, एक पर्टिकुलर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से जो जांच है उसको घुमाया जा रहा है, जो असली अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। किसी एक आदमी को उन्होंने लाके सामने खड़ा कर दिया है जो कि पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये चीज़ करी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीधा सीधा इंडिकेट करती है कि कोई एक आदमी इस तरीके की हरकत बिना किसी के साथ के नहीं कर सकता। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है। इसलिए हम सीबीआई के साथ में जो प्रोब है उसकी मांग कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने अभी तक माना नहीं है। साथ ही साथ उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ थी, जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उनका सस्पेंशन हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो मौलिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दें। लेकिन उनको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दिल्ली में अगले साल जनवरी-फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आते ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस रणनीति के तहत शुक्रवार को आपके नेताओं, सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बैठक की थी। बैठक में फैसला लिया गया था कि भाजपा की साजिशों से पर्दा उठाने के लिए सिसोदिया 14 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा करेंगे। उनकी पदयात्रा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। देखिए, मिलेज के काम के बारे में पार्टी में रेगुलर इंटरनल डिस्कशन चलता रहता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने जितने काम किए, मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कोई भी दूसरी पार्टी ने किए होंगे। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद सारे काम हुए हैं। अगर तो हम गिर जाते, अगर तो हम डाउन हो जाते, तो पूरी दिल्ली का ये चौपट कर देते, लेकिन दिल्ली को चौपट होने नहीं दिया। आज भी पानी आ रहे हैं, बिजली आ रही है, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक सारे चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। मेरा मानना आज ये है कि जनता के समक्ष प्रश्न ये है कि क्या ऐसी तानाशाही प्रवृत्तियों को, जो गलत तरीके से दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं, क्या उनको वोट देना चाहेगी या ऐसे पार्टी को वोट देगी जो बड़े सीधे साधे, भोले भाले, पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेहनत करके सेवा करना चाहते हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, हम उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। झूठ और धोखे की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जो लोग इस्तेमाल करते थे ये कहने के लिए कि संविधान खतरे में है, आज सामाजिक न्याय समिति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हम सभी एनडीए के साथी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव 10 सीट पर जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
भागीदारी की बात करी जाए तो आप लोगों की बतौर सुभाषपा इस बार एनडीए के जो अभी जो उपचुनाव होगा उसमें क्या भागीदारी रहने वाली है? क्या कोई सीट की डिमांड है या आप लोग मिलकर लड़ेंगे? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा उसको पूरी ताकत के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है कैसा इस बार का चुनाव रहने वाला है? क्योंकि जो बीते अभी चुनाव हुए हैं उसमें यूपी में जो ग्राफ था एनडीए का वो कहीं ना कहीं डगमगाया है इंडिया गठबंधन के सामने। तो क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा। झूठ फरेब की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यालय पर लोग चुनाव के बाद घेर लिए, खटाखट वाला झटाझट निकले और खटाखट पहुंच गए कार्यालय और रोते बिलखते लौट के घर चले गए। संविधान खतरे में है, दुहाई देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान से ये नहीं निकलता है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस पे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावा किया है, जिसके बाद सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वी यूपी के प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा कि यूपी की 10 सीटों में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था। ऐसे में पार्टी को उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी सीटें कांग्रेस को दे देनी चाहिए। यूपी में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक इन चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ इन्हें कराया जा रहा है। इस बीच बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने इन चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पास इन 10 सीटों में से 5 सीटें थी। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी और एक सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के पास थी। ऐसे में सपा को गठबंधन के तहत कांग्रेस को 5 सीटें दे देनी चाहिए और सपा को इस पर कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने जिन 5 सीटों पर दावा किया है वो सीटें हैं गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरापुर और मंजुआ सीट। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व को प्रस्ताव भी भेज दिया है। पार्टी अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि हम इन सभी 5 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की ये मांग समाजवादी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने का मन बना रही है। इनमें से एक सीट गाजियाबाद और दूसरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट हो सकती है। बाकी बची 8 सीटों पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के दावे के बीच दोनों दलों में इन सीटों पर अपने अपने पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इनमें सपा ने 6 सीटें मंजुआ, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मिल्कीपुर में और कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी बना दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जल्द ही यूपी के करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदुर्की, गाजियाबाद, फूलपुर, मंजुआ, कटेहरी, खैर और मीरापुर समेत 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। घोसी लोकसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह को लेकर उपजे भ्रम से सबक लेते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बदलकर चाबी कर लिया है। अब तक पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी था। इसके साथ ही पार्टी की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटे अरविंद राजभर को महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि प्रेमचंद कश्यप को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं 25 जिलों में नए जिलाध्यक्षों और मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई है। कि पार्टी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, मंडल कमेटी का चयन आज निर्वाचन का काम पार्टी के नियमावली से चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा है। उसी कड़ी में ये बैठक हो रही है पार्टी। क्या पार्टी का बदला है? पदाधिकारियों की भी बात। देखिए, पार्टी का सिंबल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो हम लोगों ने की को ही अपना सिंबल बनाया चाबी। आज सभी लोगों ने सर्वसम्मत से अपना सिंबल चाबी तय किया है। क्या लगता है कितना आगामी चुनाव में कितना फर्क डालेगी चाबी? क्या ताला चाबी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो इनके विकास के दरवाजे ताले बंद हैं, जो इनके शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, उसको खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। तो भारतीय समाज पार्टी ने चाबी चुनाव चिन्ह तय किया है
कि आने वाले दिनों में इसी चाबी से गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के बंद हुए ताले उसको खोलने का काम करेंगे और इनके विकास के रास्ते खुलेंगे। बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के विकास के लिए मल्टीपर्पज बिल्डिंग, वेंडिंग हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि 2005 के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मदरसे में वे सभी सुविधाएं हों जो आधुनिक समय में आवश्यक है। नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 2005 के आने के बाद माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए, इस समाज के बराबर ध्यान रखा, ख्याल रखा और विकास भी उन्होंने किया। 2005 के बाद में देखा होगा कि एनडीए के साथ रहकर ही उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी पहली बार लगभग 8000 से ऊपर उन्होंने कराया। उनके साथ रहते हुए भी निर्देशित के अधिकारियों का स्वीकृत कराएं, हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनेगा और उसके साथ साथ हर जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन हो तो बहुउद्देशीय भवन बनेगा। साथ साथ में एक हॉस्टल, 2 हॉस्टल, यानी बच्चे के अलग, बच्चों के लिए अलग बनेगा पूरे जिला में। और मदरसा को लेकर चिंतित रहे। उससे पहले मदरसा में क्या था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मदरसा का उनके आने के बाद मदरसा को शुद्धिकरण की व्यवस्था उन्होंने कराया, जो आधुनिक जमाने में जो होना चाहिए। लाइब्रेरी, उसमें कंप्यूटर, सारी सिस्टम के साथ साथ टीचरों का ध्यान में रखा। जो आप जानते हैं कि 60,000 लगभग उनका तनख्वाह उन्होंने किया। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे नेता चिंतित रहते हैं बराबर। मदरसा को लेकर बताना चाहता हूँ कि मदरसा एक शिक्षण संस्था है जहाँ से बच्चे निकलते हैं और बच्चे जब निकलते हैं तो उसमें मदरसा का रिकॉर्ड है कि उसमें जो भी निकला है लगभग वो सुधर कर और देश के प्रति भक्ति, परिवार में भक्ति, ये सब रहती है जो मदरसा से निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं उलमा, अच्छे उलमा निकले हैं जो मदरसा से निकले हैं, देश के लड़ाई में कुर्बानियाँ दी हैं, तमाम चीज़ें। तो उसको हमारे नेता ने ध्यान रखा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जनाब नीतीश कुमार जी इस बात को ध्यान रख के मदरसा के लिए हर जगह हम लोग हर जिले के अंदर जितनी भी मदरसाएँ लगभग पहले थी उस मदरसा को रजिस्टर्ड कराकर उनकी सारी व्यवस्थाएँ जो आधुनिक होना चाहिए सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं आप भी जानते हैं, वो दानी ज़मीन होती है। जो हमारे पूर्वज या हमारे जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जो यहाँ से गए तो वो लोग एक तरह से दान दिए, वक्फ किए। तो गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, उनके विकास के लिए उस बात को मैं नेता नीतीश कुमार जी ने समझा। और आपको जानकारी होगा, पता भी कर सकते हैं, आप मीडिया के मेरे भाई हैं, आपको सब जानकारी मुझसे ज़्यादा ही होगी। आप कहीं भी पता कर सकते हैं, किसी जिला में कहीं न कहीं वक्फ की ज़मीन हमारे नेता ने उस पर काम कराया ही है, कराने के लिए आज भी सोचे हैं, निर्देशित हम सबको करते रहते हैं। अब देख लीजिए, आवासीय विद्यालय वक्फ की जमीन पर बन रहा है, हॉस्टल, 2 हॉस्टल वक्फ की जमीन बन रहा है, बहुउद्देशीय भवन, जो बहुउद्देशीय भवन इसलिए बन रहा है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, उसमें हर तरह से मार्केटिंग भी हो सकती है, उसमें विवाह मंडप भी हो सकता है, उसमें सारे मीटिंग भी हो सकती है। ये सब चीज़ें एक विकास की ओर, अल्पसंख्यक समाज के लिए विकास की ओर हमारे नेता नीतीश कुमार ने ध्यान रखे हैं और काम करते रहे हैं। और उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं, हमें लगता है हिंदुस्तान में सेकुलर नाम पे सिंगल नेता हैं जब सबकी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जात की बात करते हो, हर जमात, हर जात की बात करते हैं। जात की राजनीति नहीं, वो जमात की राजनीति करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। जो संविधान में है, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उस मुताबिक बिहार के साथ देश को चलाना चाहते हैं। आज देख रहे हैं देश के अंदर भी वो मौजूद हैं और देश को भी चाहते हैं शांति, साथ विकास। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने पिछले महीने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर की शहादत का बदला लेने की कसम खाई थी। ईरान ने इजराइल को हमले की धमकी भी दी थी। अब कहा जा रहा है कि ईरान ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है और इस हफ्ते वो इजराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक वाशिंगटन जेरूसलम के इस आकलन से सहमत है कि ईरान इस हफ्ते इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा है कि हमें बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों के लिए तैयार रहना होगा। किर्बी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के क्षेत्र में विमान वाहक स्ट्राइक समूह और एक निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी भेज दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन ने बढ़ते तनाव पर चर्चा के लिए फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के नेताओं के साथ चर्चा भी की है। दूसरी
ओर हमले की आशंका को देखते हुए कई एयरलाइंस कंपनियों ने इजराइल जाने वाली अपनी फ्लाइट को रद्द कर दिया है। ईरान के एक शीर्ष रक्षा अधिकारी ने हाल ही में हमले की बात भी दोहराई थी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अंतर्गत आने वाले कुर्दिश फोर्स के कमांडर ने एक पत्र लिखकर यहिया को हमास पोलित ब्यूरो के नए प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए बधाई दी थी। साथ ही हानिया की शहादत पर संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हानिया के खून का बदला लेना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, जिनको ईरान में शहीद कर दिया गया था। हानिया को 30 जुलाई के दिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगले दिन ईरान में उनको सिक्योरिटी समेत शहीद कर दिया गया था। ईरान ने इजराइल पर हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया था और कठोर और दर्दनाक प्रतिक्रिया के तहत बदला लेने की कसम खाई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से संसदीय चुनाव की तैयारी के दौरान अल्पसंख्यकों की आवाज पर विचार करने और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। उप प्रवक्ता के मुताबिक बांग्लादेश के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वो अंतरिम सरकार के समर्थन से बांग्लादेश में शांति बहाल करने और संसदीय चुनाव आयोजित करने के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हक ने कहा है कि गुटेरेस ने अपील की है कि अंतिम सरकार हर संभव प्रयास करे कि सभी वर्गों को साथ लेकर चले, खासकर महिलाओं, युवाओं और देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों की बातों को भी ध्यान में रखा जाए। देश संसदीय चुनाव की ओर बढ़ रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत चले आने के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद कई जगहों पर कई हमले हुए हैं। कई लोगों के घर और व्यवसायों को नष्ट कर दिया गया है और कुछ लोगों की हत्या भी हुई है। अल्पसंख्यक संगठन के मुताबिक लगभग 100 से ज्यादा अल्पसंख्यक और घायल हुए हैं। पिछले हफ्ते 97 स्थानों पर हिंसा हुई और कम से कम 10 लोगों को मार दिया गया। शेख हसीना के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में लगभग 300 लोगों के मारे जाने की खबर है। फरहान हक ने कहा है कि एंटोनियो गुटेरेस ने हिंसा के सभी कृत्यों की पूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की अपील दोहराई है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।